इस ऑडियो नोट्स में हम यूनिट 3 जो है संप्रेषण, इसके विषय पर चर्चा करेंगे। ये संप्रेषण का प्रथम भाग है। सबसे पहले हम पहला टॉपिक लेंगे जो है संप्रेषण संबंधी अवधारणा। संप्रेषण शब्द शिक्षा की रीढ़ है और इसका अर्थ कम्युनिस यानी कम्युनिकेशन, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, कम्युनिस से लिया गया है, जिसका अर्थ है सामान्य या आम। संप्रेषण का अर्थ परस्पर जानकारी और विचारों को देने के लिए किया जाता है। एक शिक्षक के रूप में आप अपने प्राचार्य या छात्रों को कुछ बताने के लिए आपको कुछ बताना हो, जवाब देना हो, सिद्धांत बताना हो या आलोचना करना है। संप्रेषण की प्रक्रिया ये निरंतर चलती रहती है। एस डेल ने संप्रेषण शब्द को परिभाषित किया है इस प्रकार: संप्रेषण विचारों को पारस्परिक साझा करने और मनोदशा में महसूस के रूप में परिभाषित किया गया है। परिणाम स्वरूप संप्रेषण को एक साझा प्रक्रिया के रूप में लिया जा रहा है। अपने आप में दूसरों के साथ संप्रेषण की प्रक्रिया के माध्यम से जो कुछ या अन्य मीडिया प्रसारण किया जा रहा है या अच्छी तरीके से प्राप्त व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा प्राप्त रास्ते में अधिमानत की मदद से माध्यम से किया जाता है। दूसरा टॉपिक है संप्रेषण की प्रकृति और विशेषताएं। सबसे पहला है इसमें संप्रेषण आपसी संबंध स्थापित करने की एक प्रक्रिया है। दूसरा, विचार विमर्श और विचारों का आदान प्रदान संप्रेषण के द्वारा संभव होता है। तीसरा, एक संदेश देने वाला और एक संदेश लेने वाला, यह एक मार्गीय प्रक्रिया है। चौथा, संप्रेषण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। पांचवा, संप्रेषण में मनोवैज्ञानिक सामाजिक पहलू जैसे विचारों, भावनाओं और भावनाओं आदि शामिल हैं। छठा, प्रभावी संप्रेषण अच्छे शिक्षण में मौलिक तत्व है। सातवां, संप्रेषण प्रक्रिया धारणा का समावेश है। आठवां, संप्रेषण को सूचना के बीच मतभेद है। सूचना तर्क और उदाहरण के लिए औपचारिकता व्यक्तिहीनता की विशेषता है, परंतु पुस्तक या टेलीविज़न जानकारी से परिपूर्ण भरा पड़ा है, लेकिन एक किताब और एक टेलीविज़न संप्रेषण संभव नहीं है जब तक पूर्व में पढ़ा और जानकारी ढूंढा न जाए। जबकि व्यक्तिगत धारणा संप्रेषण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संप्रेषण में आमतौर पर केवल उन पहलुओं को देखा माना जाता है जो एक व्यक्ति की ज़रूरत के अनुसार मूल्यों, परिस्थितियों और पृष्ठभूमि उम्मीद कर रहे हैं के रूप में चाहते हैं। 10वां पॉइंट है संप्रेषण मानव और सामाजिक वातावरण को बनाए रखने का काम करता है। 11 है यह जरूरी है कि आपसी बातचीत और प्रक्रिया संप्रेषण की प्रक्रिया में रहे। 12वां पॉइंट है संप्रेषण हमेशा ही एक गतिशील प्रक्रिया। नेक्स्ट टॉपिक है संप्रेषण प्रक्रिया। संप्रेषण प्रक्रिया एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव संबंधों को विकसित और सुदृढ़ रूप से स्थापित कर सकते हैं। संप्रेषण की प्रक्रिया ऐसी है कि संप्रेषण के अभाव में सामाजिक जीवन की कल्पना करना मुश्किल है, क्योंकि सामाजिक संरचना में एकीकृत है संप्रेषण। प्रभावी अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए भी संप्रेषण आवश्यक है। एक प्रभावी शिक्षण में शिक्षक के और छात्रों के एक प्रभावी संप्रेषण के प्रयास बनाने के लिए हर्बर्ट के अनुसार शिक्षण का मुख्य कार्य तथ्यों और अधिक प्रभावी ढंग से एक शिक्षक द्वारा संचारित करने में सक्षम है, और शिक्षण और प्रशिक्षण के क्षेत्र में अधिक सफल शिक्षक उसे कहा जाता है जो छात्रों और छात्र शिक्षकों में को ज्ञान और जटिल कानूनों, विधियों, सिस्टम और शिक्षण रणनीतियों के बारे में सही जानकारी सूचना प्रदान करे तथा कई संप्रेषण तकनीक का इस्तेमाल कर उस जानकारी को छात्र तक पहुंचाए। नेक्स्ट टॉपिक है संप्रेषण के घटक। संप्रेषण के घटक निम्नलिखित हैं। पहला है संप्रेषण संदर्भ। संप्रेषण संदर्भ यानी कि
जिसको हम कह सकते हैं भौतिक संदर्भ, सामाजिक संदर्भ और समय संदर्भ। ठीक है। संप्रेषण ये क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि संप्रेषण का संदर्भ क्या होगा, यानी कि जो कंटेंट है, कभी भी जो भी हमें चीज़ें सूचना जो आदान प्रदान करनी है वो क्या सूचनाएं होंगी, वो संदर्भ होगा, है ना। अब दूसरा आता है संदर्भ स्रोत, यानी कि इसके अंतर्गत शिक्षक, व्यक्ति या घटना जो मौखिक या गैर मौखिक प्रतीतों के प्रदान के स्रोत को संदेश का स्रोत कहा जाता है। यह स्रोत के रूप में व्यक्ति है, वह संदेश प्रेषित करता जाता है। स्रोत के संप्रेषण प्रक्रिया शुरू होता है कि संदेश वह कूट लेखन की सामग्री निर्धारित करता है। क्रम में वांछित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए संदेश प्रेषण अपनी संदेश अच्छी तरह से तैयार है और यह एक उचित माध्यम का प्रयोग का स्थानांतरित करता है और वहां तक पहुंचाता है। ये माध्यम कोई भी हो सकता है, ये माध्यम इंटरनेट भी हो सकता है, ये माध्यम चिट्ठी भी हो सकती है, ये माध्यम टेलीफोन भी हो सकता है। तीसरा है संदेश। अब जब हम बात करेंगे घटक में सबसे इम्पोर्टेंट है संदेश कि क्या भेजा जा रहा है। संदेश एक प्रेरणा है, यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाता है, यह मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है, चेहरे की अभिव्यक्ति भी हो सकता है, हाथों पैरों का इस्तेमाल भी हो सकता है जिसको हम बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, है ना। ये टच भी हो सकता है या शारीरिक भाषा भी हो सकता है। इसके साथ साथ ये पोस्टर, चार्ट, पुस्तक, संदेश पैकेट आदि किसी भी रूप में हो सकता है। सूचना का माध्यम क्या हो सकता है? सूचना के माध्यम से मतलब है कि जो एक दृश्य श्रव्य हो सकता है, स्पर्श है जिसके द्वारा हम संदेश शरीर रूप में फैलता है। संप्रेषण वह मार्ग है जिसके द्वारा संदेश शारीरिक रूप से फैलता है। संप्रेषण के माध्यम में तार, रेडियो, स्टूडियो, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, किताबें, पत्र आदि आते हैं। पांचवा है प्रतीक। प्रतीक वह है जो उन अन्य बात का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रतीक मौखिक अथवा अमौखिक भी हो सकते हैं। शब्द स्वयं प्रतीक हैं, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसके लिए हम शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। शब्द लिखित भी हो सकते हैं, शब्द मौखिक भी हो सकते हैं। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम इशारे भी से भी बात कर सकते हैं, टच के थ्रू भी बात कर सकते हैं। छठा पॉइंट है कूटबंधन। कूटबंधन यह प्रक्रिया है जिसमें प्रतीकों, भावनाओं और संदेशों का पालन के कुछ दृश्य की अभिव्यक्ति के लिए उपयोग किया जाता है। सातवां है कूटानुवाद, डिकोडिंग। डिकोडिंग प्रक्रिया है जिसके द्वारा रिसीवर के प्रतीकों को समझ अवगत कराया जाता है। आठवां है पृष्ठपोषण। पृष्ठपोषण प्रतिक्रिया या संदेश आदि पढ़ने पर, संदेश प्राप्त होने पर व्यक्त विचार के रूप में प्रेषण की प्रतिक्रिया होती है। संदेश रिसीवर। एक संदेश रिसीवर दर्शकों, छात्रों, दर्शकों, पत्रिका, समाचार पत्र के पाठकों के रूप में जो कि संप्रेषण की प्रक्रिया में संदेश प्राप्त व्यक्ति होता है। अब हम बात करते हैं संप्रेषण के प्रकारों की। संप्रेषण के कई प्रकार हैं। सबसे पहला है शाब्दिक संप्रेषण। शाब्दिक संप्रेषण में मौखिक भी हो सकता है, वो लिखित भी हो सकता है, वो प्रतीकात्मक भी हो सकता है। यानी कि जिन भी संप्रेषण को अगर हम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं किसी भी रूप में, वो शाब्दिक संप्रेषण है। दूसरा हो गया मौखिक संप्रेषण। मौखिक संप्रेषण वो तरीका है जिसके द्वारा जानकारियों का आदान प्रदान होता है। एक भेजने वाला होता है, दूसरा प्राप्त करने वाला होता है। और मौखिक संप्रेषण में चर्चा, बात, विश्लेषण, बहस, सामूहिक चर्चा आदि शामिल होते हैं या भाषा के माध्यम में बदल भी सकते हैं। तीसरा है लिखित संप्रेषण। इसमें जो है रिटन होती है सारी चीज़ें। इसके बाद है अशाब्दिक संप्रेषण। अशाब्दिक संप्रेषण में भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है तथा प्रतीकों, आँखों के इशारे, चेहरे का तथा शरीर के भाव भंगिमा आदि का प्रयोग किया जाता है।
इसके बाद है स्वर संप्रेषण। स्वर संप्रेषण में विचारों और भावनाओं को व्यक्तिगत या छोटे समूह में भाषा द्वारा व्यक्त कर रहे होते हैं। उदाहरण हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही, या सर हिला देना, या मुस्कुरा देना, या हंस देना किसी की बात पे, ये सब स्वर संप्रेषण में आते हैं। आंखों का संपर्क और चेहरे की अभिव्यक्ति भी एक प्रकार का संप्रेषण है, और चेहरे के भाव भंगिमाएं बहुत एक तरीके का संप्रेषण है। आंखों से कुछ कहना, या बहुत सारे मतलब अपने बॉडी पार्ट्स का यूज़ करना किसी चीज़ को समझाने के लिए, ये भी इंक्लूडिंग, जिसमें भी साइन लैंग्वेज भी आता है। आखिरी है स्पर्श संपर्क। स्पर्श संपर्क भी एक प्रकार का संप्रेषण है, और संपर्क संप्रेषण का मुख्य माध्यम बना है। हालांकि जब जब व्यक्ति हाथ लाकर मिलता है या स्पर्श के लिए अपनी भावनाओं और विचारों का व्यक्त करने में सक्षम होता है। एक माँ अपने बच्चे को स्पर्श चीज़ों के बहुत कुछ बता सकती है। प्रशंसा का एक भाव, प्यार का एक बच्चे के माथे पर एक चुंबन, या आदि भावनाओं को विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है। इस भाग में हम संप्रेषण के मॉडल्स के बारे में बात करेंगे। संप्रेषण के बहुत सारे मॉडल्स हैं, और ज़्यादातर मॉडल्स जो हैं पश्चिमी विचारकों के द्वारा दिए गए हैं। मॉडल्स का अर्थ है उनके द्वारा दिए गए मत, यानी कि भारतीय चिंतन परंपरा में इसका अभाव दिखाई देता है। पश्चिमी विद्वानों के प्रमुख संप्रेषण मॉडल्स के कई नाम हैं, जिनमें से हम कुछ पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले नाम बता देते हैं। पहला है अरस्तु का संप्रेषण मॉडल, दूसरा है मर्फी का संप्रेषण मॉडल, तीसरा है लासवेल का संप्रेषण मॉडल, चौथा है शैन और वीवर का संप्रेषण मॉडल, पांचवा शेरम का संप्रेषण मॉडल, छठा बार्लो का संप्रेषण मॉडल, सातवां हेलिकल का संप्रेषण मॉडल, आठवां थिल्वर और एवं बोबी का संप्रेषण मॉडल, लास्ट है लेसिकर, पेटाइल एवं फ्लैटले मॉडल। इसमें से हम सिर्फ 4 से 5 ही मॉडल्स के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अरस्तु का संप्रेषण मॉडल की। अरस्तु का संप्रेषण मॉडल विचार करने वाले पहले व्यक्ति थे। अरस्तु के मॉडल के लिए 3 तत्वों को महत्वपूर्ण मानते थे। पहला है प्रेषक, दूसरा है संप्रेष, और तीसरा है प्राप्तकर्ता, है ना। और अरस्तु के मॉडल में प्रेषक को ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इनके अनुसार प्रेषक संप्रेषण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और यह संप्रेषण का पूरा प्रभार अपने कंधों पर लेता है। प्रेषण पहले से ही ऐसी सामग्री तैयार करता है, प्रेषक, जिसे वह अपने विचारों से श्रोताओं या प्राप्तकर्ताओं को प्रभावित करने में सफल हो, लेकिन वह अपने भाषण में हर उन मुद्दों को उठाता है जो जनता को प्रभावित कर सके या जो वे सुनना चाहते हैं। अरस्तु का कहना था कि प्रेषक इस तरह से संवाद करता है कि सुनने वाले प्रभावित होते हैं और उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं। इस मॉडल के अनुसार वक्ता को संप्रेषण में अपने शब्दों और सामग्री के चयन के बारे में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, और अपने लक्षित दर्शकों को समझना चाहिए और उसी के अनुसार अपना भाषण तैयार करना चाहिए। संप्रेषण का अरस्तु मॉडल व्यापक रूप से स्वीकृत और संप्रेषण का सबसे सामान्य मॉडल है, जहां संप्रेषक उन्हें प्रभावित करने और उन्हें जवाब देने और उनके अनुसार कार्य करने के लिए रिसीवर को सूचना या संदेश भेजता है। संप्रेषण का अरस्तु मॉडल सार्वजनिक स्थानों, सेमिनार्स में, व्याख्यानों में उत्कृष्ट प्राप्त करने का उपयुक्त मॉडल है, जहां प्रेषक एक प्रभावी सामग्री को डिजाइन करके अपनी बात स्पष्ट करता है, संदेश को सामने वालों को संप्रेषित करता है और उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रेषक सक्रिय सदस्य है और रिसीवर निष्क्रिय है। दूसरा है मर्फी का संप्रेषण मॉडल। नाम में सिर्फ एक व्यक्ति है, लेकिन मॉडल में 3 व्यक्ति हैं। पहले हैं H.A. मर्फी, दूसरे हैं H.W. हिलब्रेंड और तीसरे हैं J.P. थॉमस। और इन्होंने संयुक्त रूप से 1947 में इस मॉडल को परिपादित किया था। और इस मॉडल के 6 मुख्य तत्व हैं। पहला है संदर्भ, दूसरा है संदेश वाहक, तीसरा है संदेश, चौथा है माध्यम
पांचवा है प्राप्तकर्ता और छठा है प्रतिक्रिया या प्रतिपुष्टि। इसके विषय में डिटेल में हमने इस रिकॉर्डिंग के पहले भाग में बताया है। शॉर्ट में हम इसको बता सकते हैं कि यह मॉडल एक प्रेषक एक संदेश चुनता है और उसको संप्रेषित करता है। संदेश संप्रेषित करने के लिए उसको उचित माध्यम का चुनाव करना होता है, जिसके द्वारा प्राप्त होने वाले संदेश पर प्राप्तकर्ता अपनी प्रतिपुष्टि देकर संप्रेषण को पूरा करता है। तीसरा मॉडल है लासवेल का संप्रेषण मॉडल। यह 1948 में प्रस्तावित किया गया था और इसको व्यवस्थित मॉडल भी कहा जाता है। इसके अनुसार प्रेषक उचित माध्यम का प्रयोग करके प्राप्तकर्ता को अपने विचारों से प्रभावित कर सकता है। अरस्तु ने जहां प्रेषक को महत्वपूर्ण स्थान दिया था, वहीं लासवेल ने इसको और महत्वपूर्ण स्थान दिया है। यह मॉडल प्रश्न के रूप में था। लासवेल के अनुसार संप्रेषण की किसी प्रक्रिया को समझने के लिए 5 प्रश्नों का उत्तर तलाशना जरूरी है। कि सबसे देखते हैं पहला है कौन, यानी कि प्रेषक। क्या कहा, यानी कि संदेश। तीसरा, किस माध्यम से कहा, यानी कि संप्रेषण माध्यम। चौथा, किसके लिए कहा गया, यानी कि श्रोता कौन था। और पांचवा, किस प्रभाव के साथ, यानी कि प्रभाव को निश्चित कर रहे हैं। संप्रेषण की प्रक्रिया में लासवेल ने रेखीय संचार प्रक्रिया पर जोर दिया है। इसमें फीडबैक को स्पष्ट रूप से नहीं दर्शाया गया है, लेकिन प्रभाव के अंतर्गत ही फीडबैक को शामिल किया गया है। संप्रेषण की परिस्थिति का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। संचार को 5 भागों में विभाजित किया गया है जो अंतर संबंधित है। संचार के दौरान उत्पन्न होने वाले व्यवधान को नजरअंदाज किया गया है। चौथा मॉडल है शैनन और वीवर का संप्रेषण मॉडल। यह भी एक बहुत लोकप्रिय मॉडल है और दुनिया भर में इसे व्यापक रूप से स्वीकार किया जा रहा है। इसको 1949 में उन्होंने विकसित किया था और इनके अनुसार संदेश वास्तव में एक व्यक्ति से उत्पन्न होने वाले विचार होता है या जिसके पास इसकी जानकारी होती है। यह मॉडल मुख्यतः रेडियो या टेलीफोन की तकनीकी संप्रेषण से संबंधित है। इसके अनुसार संप्रेषण प्रक्रिया में 5 तत्व निहित हैं, जो सूचना स्रोत से प्रारंभ होकर प्रेषक द्वारा प्राप्त स्रोत को पार करते हुए संदेश के रूप में उन्हें लक्ष्य तक प्राप्तकर्ता के साथ संप्रेषित करते हैं। पहला बात करेंगे ट्रांसमीटर, यानी कि मुंह से मस्तिष्क, शोर और ध्यान भंग बाहरी बाधाओं के साथ। दूसरा संकेत, तीसरा प्राप्तकर्ता, चौथा लक्ष्य और सबसे पहला था सूचना स्रोत या विचार संदेश। फिर से बोल देते हैं। पहला है सूचना स्रोत यानी कि विचार संदेश, दूसरा है ट्रांसमीटर यानी कि मुंह से मस्तिष्क या शोर और ध्यान भंग बाहरी बाधाओं के साथ, तीसरा संकेत, चौथा प्राप्तकर्ता और पांचवा लक्ष्य। इस मॉडल के अनुसार सूचना स्रोत से विचारों को एकत्रित करके संप्रेषण के माध्यम से संदेश को उसके प्राप्तकर्ता तक पहुंचाया जाता है। यह संबंध संदेशबद्ध भेजा जाता है। बढ़ाए शोर को महत्व दिया जाता है। जिस माध्यम से संदेश संप्रेषित किए जाते हैं उसको अशुद्धि हो जाती है। इस वजह से उस संदेश में अशुद्धि हो जाती है, क्योंकि बहुत सारी बाहरी आवाज़ों को उसमें शामिल हो जाते हैं। इसलिए मॉडल जो है संदेश को सांकेतिक भाषा में परिवर्तित कर जोर देता है ताकि इन अशुद्धियों को कम किया जा सके। आज इसके बाद हम बात करेंगे 5वें मॉडल की, बार्लो का संप्रेषण मॉडल। यह अरस्तु मॉडल स्पीकर को केंद्रीय स्थान में रखता है और सुझाव देता है कि स्पीकर वह है जो संपूर्ण संप्रेषण को चलाता है। वहीं संप्रेषण का बेरलो मॉडल बोध क्षमता को ज़्यादा महत्व देता है। यहाँ बोध क्षमता का तात्पर्य आँख, नाक, कान आदि इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान से है। इस मॉडल के अनुसार प्रेषण संदेश को अपने ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर सांकेतिक भाषा में परिवर्तित करता है। इसके बाद किसी भी माध्यम से उसे श्रोता को भेज देता है। उसके बाद प्राप्तकर्ता अपने ज्ञान, विवेक और संस्कृति के अनुसार संदेश को ग्रहण कर देता है। इसमें सबसे पहले आते हैं एस यानी कि स्रोत।
स्रोत में आता है संप्रेषण कौशल, दूसरा मनोवृत्ति, तीसरा ज्ञान, चौथा सामाजिक व्यवस्था, पांचवा संस्कृति। दूसरा पॉइंट है एम से मैसेज यानी कि सामग्री, तत्व, इलाज, संरचना, कोड। सी है चैनल, आर है रिसीवर, और सबसे आखिरी में हम बात करते हैं लेसिकर, पेटाइट एवं फ्लैटले मॉडल की। इसके अंतर्गत जो है इन्होंने निम्नलिखित संघटक शामिल करते हैं। पहला है संदेश प्रेषण, दूसरा है संवेदन तंत्र द्वारा संवाद की खोज, तीसरा है निस्पंदन प्रक्रिया, चौथा है प्रतिक्रिया की रचना एवं प्रेषण, और पांचवा है क्रम की पुनः आवृत्ति। इसके अंतर्गत जो पुष्टि प्रक्रिया है ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसकी शुरुआत हम अगर संदेश से करते हैं तो सबसे पहले आ जाता है स्रोत संदेश, फिर आता है संप्रेषक, तीसरा संकेतन, चौथा माध्यम, पांचवा प्राप्ति, फिर संकेत वाचन, फिर संदेश, फिर संप्रेषण, फिर संकेतन, फिर माध्यम, प्राप्ति, संकेत वाचन, फिर स्रोत पुष्टि और फिर संदेश। तो ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसी के साथ हमने यूनिट 3 के दूसरा भाग आपको ऑडियो नोट्स प्रोवाइड किए हैं, और इन्हीं 2 भागों में यूनिट 3 आ जाती है। धन्यवाद।